क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हर कुछ साल बाद भारत की सड़कें लाखों लोगों से भर जाती हैं? क्यों लोग अपनी नौकरी, पढ़ाई और परिवार छोड़कर प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं? क्या आंदोलन करने से सच में कुछ बदलता है या फिर लोग सिर्फ अपनी आवाज दर्ज कराकर घर लौट जाते हैं? पिछले 25 सालों में भारत में कई बड़े आंदोलन हुए। कुछ ने कानून बदल दिए, कुछ ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और कुछ लाखों लोगों के संघर्ष के बाद भी अधूरे रह गए। आज हम साल 2000 से 2026 तक भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की कहानी समझेंगे। कौन सफल हुआ, कौन नहीं और आखिर क्यों? शुरुआत करते हैं साल 2006 से। साल 2006 में सरकार ने ओबीसी आरक्षण को उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद कई मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों को लगा कि इससे मेरिट के आधार पर मिलने वाली सीटें कम हो जाएंगी। दिल्ली समेत कई शहरों में रैलियां हुई, भूख हड़ताल हुई और धरने दिए गए। कई जगह पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी किया। करीब एक महीने तक आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे देश को एक कर दिया। साल 2011, दिल्ली का जंतर मंतर। एक बुजुर्ग आदमी भूख हड़ताल पर बैठा था। नाम था अन्ना हजारे। उनकी मांग थी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लोकपाल कानून। 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। देखते ही देखते हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, अन्ना हजारे को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। लेकिन जनता का दबाव लगातार बढ़ता गया। लगातार 17 दिन तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर कदम बढ़ाए। यह उन आंदोलनों में से एक था जिसने दिखाया कि शांतिपूर्ण और लंबे आंदोलन से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन अगले ही साल देश ने एक ऐसी घटना देखी जिसने हर भारतीय को झकझोर दिया। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली की एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप और क्रूर हिंसा हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। कुछ ही दिनों में इंडिया गेट, राजपथ और जंतर मंतर हजारों लोगों से भर गए। ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं। लगातार बढ़ते जनदबाव के बाद सरकार ने जस्टिस जेएस वर्मा समिति बनाई। इसके बाद 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें बलात्कार से जुड़े अपराधों की सजा और सख्त की गई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान जोड़े गए। यह आंदोलन भारत के उन आंदोलनों में गिना जाता है जिसने सीधे कानून में बदलाव करवाया। लेकिन 2014 के बाद विरोध प्रदर्शनों का तरीका और माहौल बदलने लगा। अब लड़ाई सिर्फ किसी एक कानून की नहीं थी, बल्कि पहचान, विचार और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल होने लगे। फरवरी 2016, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कथित राष्ट्र विरोधी नारों को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस कैंपस पहुंची और कई छात्रों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कई जगह झड़पें भी हुईं। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पत्रकारों, छात्रों और शिक्षकों पर हमले की घटनाएं भी सामने आईं। कई दिन तक चले विरोध के बाद गिरफ्तार छात्रों को रिहा कर दिया गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन पर दर्ज कुछ मामलों की कानूनी प्रक्रिया आज भी जारी है। यहीं से एक नई बहस शुरू हुई। क्या कड़े कानून सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या फिर विरोध को रोकने के लिए भी? ये सवाल आगे के कई आंदोलनों में भी बार बार सामने आया। साल 2019 में सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लेकर आई। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता आसान किया गया, लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी बात को लेकर देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई लोगों का कहना था कि यह कानून भेदभाव करता है। वहीं सरकार का कहना था कि यह कानून उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए बनाया गया है। कई जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ जगह हिंसा भी हुई। आंकड़ों के अनुसार इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई। असम में गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आईं। इसके बावजूद सरकार ने कानून वापस नहीं लिया और यह लागू रहा। लेकिन हर आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर नहीं लड़ा गया। कुछ लड़ाइयां हिमालय की ऊंचाइयों पर भी लड़ी गईं, जहां आबादी कम थी, लेकिन सवाल बहुत बड़े थे। 2019 में अनुच्छेद 370 के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। लोगों का सवाल था, अगर विधानसभा नहीं होगी, अगर जमीन और नौकरियों की संवैधानिक सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या लद्दाख अपनी पहचान बचा पाएगा? इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने सोनम वांगचुक। उनकी मुख्य मांगें थीं
लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिले, निर्वाचित विधानसभा बने और स्थानीय लोगों की जमीन व सरकारी नौकरियों को संवैधानिक सुरक्षा मिले। 24 सितंबर 2025 को प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और कर्फ्यू लगा दिया गया। सोनम वांगचुक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत तेज हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुईं। आज भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हर आंदोलन का अंत ऐसा नहीं होता। कुछ आंदोलन ऐसे भी रहे जहां लंबे संघर्ष के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, और 21वीं सदी का सबसे बड़ा उदाहरण था किसान आंदोलन। साल 2020 सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई। सरकार का कहना था कि इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और उन्हें फायदा होगा। लेकिन कई किसानों को डर था कि इससे एमएसपी व्यवस्था कमजोर हो सकती है और बड़ी कंपनियों का दबदबा बढ़ जाएगा। नवंबर 2020 में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर पहुंच गए। उन्होंने वहीं तंबू लगाए और आंदोलन शुरू कर दिया। यह विरोध एक दूसरे दिन या एक महीने नहीं, बल्कि पूरे 1 साल तक चला। इस दौरान किसानों ने ठंड, गर्मी और बारिश सब कुछ झेला। पुलिस ने कई जगह पानी की बौछारें, आंसू गैस और बैरिकेड का इस्तेमाल किया। लखीमपुर खीरी की घटना में 4 किसानों की मौत हुई। फिर भी आंदोलन जारी रहा। आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये आंदोलन दिखाता है कि लंबे समय तक संगठित और लगातार दबाव बनाने से नीति में बदलाव आ सकता है, लेकिन हर आंदोलन का नतीजा ऐसा नहीं होता। साल 2022 में सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई। इस योजना के तहत युवाओं की सेना में भर्ती 4 साल के लिए की जाती है और बाद में केवल 25% जवानों को आगे सेवा का मौका मिलता है। कई युवाओं को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। जून 2022 में बिहार से विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते कई राज्यों में फैल गया। कई जगह ट्रेनों में आग लगाई गई, सड़कें जाम हुई और हिंसा भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगह गोलीबारी हुई, लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने भर्ती की उम्र सीमा में कुछ बदलाव किए, लेकिन योजना वापस नहीं ली गई। साल 2023 मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के मुद्दे पर तनाव बढ़ा। 3 मई को विरोध मार्च निकला और उसके बाद हिंसा फैल गई। घर जला दिए गए, धार्मिक स्थल तोड़े गए, हथियार लूट लिए गए। दोनों समुदायों के लोगों की जान गई। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 60,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। सरकार पर कई तरह के सवाल उठे। बाद में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कई साल बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। ये सिर्फ आरक्षण का विवाद नहीं था, ये पहचान, जमीन और भरोसे का संकट बन चुका था। फिर आया साल 2026, जब देश के कई युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर नया आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि बार बार होने वाली गड़बड़ियों, खासकर नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। उनकी मुख्य मांग थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय की जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र धरने पर बैठ गए। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कई छात्र लंबे समय तक वहीं डटे रहे। सोनम वांगचुक भी उनके समर्थन में अनशन पर बैठे। इस दौरान संसद चलो मार्च निकाला गया। पुलिस कार्रवाई हुई, कई छात्र घायल हुए और कुछ पर मामले दर्ज किए गए। करीब 35 दिन तक आंदोलन चलता रहा। इसके बाद आपके दिए गए विवरण के अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो इन सभी आंदोलनों को देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, सिर्फ गुस्सा किसी आंदोलन को सफल नहीं बनाता। लंबे समय तक एकजुट रहना, अपनी मांग साफ रखना और जितना संभव हो शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाए रखना, यही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ आंदोलनों ने कानून बदल दिए, कुछ ने सरकार के फैसले बदल दिए और कुछ आज भी अपने नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र में सवाल पूछने और अपनी आवाज उठाने की परंपरा आज भी खत्म नहीं हुई है। अब एक सवाल आपसे है, आपके हिसाब से पिछले 25 सालों में भारत का सबसे असरदार आंदोलन कौन सा था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।